नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। आपको पता है दुनिया में इन दिनों किस तरह के हालात बने हुए हैं। अमेरिका कुछ भी करने पर आमादा है। कभी टैरिफ वॉर, कभी किसी देश के साथ जंग, कभी किसी देश के राष्ट्रपति को किडनैप, कभी ट्रेड डील की धमकी, कभी ट्रेड डील के लिए प्रेशर। पूरी दुनिया में इस वक्त अव्यवस्था का माहौल है और इसलिए वर्ल्ड नाउ एक ऐसा शो है जिसमें आप दुनिया के बारे में जानते हैं, जंगी मोर्चों के बारे में जानते हैं, वॉर के बारे में आप समझते हैं, बड़ी खबरों को जानते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक देख लेते हैं। सबसे पहले बात होगी अमेरिका और ईरान के जंग की। डोनाल्ड ट्रंप जिस क्विक विक्ट्री के सपने देख रहे थे वो अब जमीन पर बिखरते नजर आ रहे हैं। ईरान की सरहद पर उत्तरी अमेरिकी सैन्य ताकत, लेकिन जीत की तस्वीर अभी धुंधली। जिस वॉर प्लान के दम पर ट्रंप ताकत दिखा रहे थे वही प्लान लड़खड़ाता दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट की आग में अमेरिका कूद तो पड़ा है, लेकिन सवाल यह है क्या यह जंग ट्रंप के कंट्रोल में है या फिर ईरान ने अमेरिका को अपने ही जाल में उलझा दिया है। शतरंज के इस बिसात पर कौन कौन से मोहरे चल रहा है, कौन किसे शहमात देने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड नाउ में आपको बताएंगे अमेरिका ईरान टकराव को लेकर हर अपडेट, हर ब्रेकिंग न्यूज, हर बड़ी खबर, वॉर मैप, रणनीति और वो सच्चाई जो व्हाइट हाउस अब तक छिपा रहा था। वर्ल्ड नाउ में बात आज उस ट्रंप की करेंगे जो पूरी दुनिया को टैरिफ की धमकियों से डराते रहे, जो कहते रहे अमेरिका पहले बाकी सब बाद में, यानी कि अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन आज वही ट्रंप अमेरिकी इकोनॉमी के लिए सरदर्द बन चुके हैं, अमेरिकी इकोनॉमी के लिए डेंट बन चुके हैं और यूरोप के आगे डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। जब 27 देश एकजुट हुए डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ, तो ट्रंप ने टैरिफ हथियार निकाला और कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ ठोकूंगा। इसके जवाब में यूरोपीय यूनियन ने ट्रेड बाजूका की चेतावनी दी और यह बाजूका इतना खतरनाक निकला कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। तो क्या दुनिया को अपने टैरिफ से डराने वाले ट्रंप खुद डर गए या यूरोप ने जो ताकत दिखाई उस ताकत में एकता का ऐसा मैसेज गया, सॉलिडारिटी का एक ऐसा संदेश गया जो डोनाल्ड ट्रंप को झुका गया। वर्ल्ड नाउ में पूरी कहानी, ट्रंप कैसे झुके, यूरोप कैसे जीता, क्या है ईयू का ट्रेड बजूका और दुनिया ने इससे क्या सीखा। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस ऐतिहासिक समझौते की जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से ही संभव हो पाई। तो थैंक्स टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहता हूं, जिन्होंने भारत जैसे देश के लिए कई नए द्वार खोले। अमेरिका की कोशिश तो यह थी कि भारत की इकोनॉमी को स्लो कर दिया जाए और दुनिया भर में चीख चीख कर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, छाती पीट पीट कर कह रहे थे क्या है इंडिया, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। लेकिन उसी डेड इकोनॉमी के साथ यूरोपीय यूनियन ने मदर ऑफ ऑल डील साइन कर दी। यूरोप के 27 देशों ने एक साथ भारत के साथ डील को मंजूरी दे दी। 18 साल से यह बातचीत फंसी हुई थी, मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन आखिरकार भारत और ईयू ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लिया। 16वें भारत ईयू समिट में दोनों पक्षों ने इस डील का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही दुनिया की दो बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच टैरिफ, व्यापार, रणनीतिक और सामरिक साझेदारी का एक नया मार्केट शुरू हो गया, एक नया चैप्टर शुरू हो गया। और यकीन मानिए ये डील सिर्फ व्यापार नहीं बदलेगी बल्कि भारत और ईयू के बाजार को भी बदल देगी। कार से लेकर मशीनरी, लिकर से लेकर केमिकल, लोगों की जेब, कंपनियों की रणनीति और ग्लोबल चेन सप्लाई, सब पर असर होने वाला है। और अमेरिका देखता रह गया और रफ्तार के साथ पूरी दुनिया भारत के साथ ट्रेड डील करने में लगे। अभी थोड़े दिन पहले न्यूजीलैंड ने भारत के साथ ट्रेड डील को अंजाम दिया था। इससे पहले ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर सबसे बड़ी टीम लेकर आए थे भारत के साथ एफटीए करने के लिए और एफटीए करके गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके गए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको कैसा लग रहा है? ट्रंप की टीम में जो लोग हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, चाहे वो लुटनिक हो, चाहे वो जेडी वांस हो, चाहे वो पीटर नवारो हो, स्कॉट बेसेंट हो, आपको कैसा लग रहा है? भारत ने ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन कर लिया। इस डील के बारे में बताएंगे और बताएंगे कैसे अमेरिका के लिए चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है,
इस महाडील के लॉक हो जाने से। इसके बाद बातचीत करेंगे एक और इंपॉर्टेंट खबर की, दुनिया के सबसे बड़े वॉर जोन की यूक्रेन को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसने राष्ट्रपति जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसका दी है। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर रूस ने यूक्रेन पर 3000 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और हर मोर्चे पर रूस का कहर जारी है। हालात दिन ब दिन खतरनाक हो रहे हैं। अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए सबसे निर्णायक है। अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया, जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया, अगर वो रूसी शर्तों को मानकर शांति पर नहीं आते हैं, पीस डील पर नहीं आते हैं, तो फिर ये यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल समय होने वाला है। क्योंकि रूस की स्ट्रैटेजी ये है कि एक तो हमला करेंगे, ऊपर से आपके एनर्जी सेक्टर को तोड़ के रख देंगे, जिससे कि यूक्रेन दो तरफा मार झेलने को मजबूर हो जाएगा। एक तरफ मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट का हमला, दूसरी तरफ -10 डिग्री में जमा देने वाली ठंड और पुतिन की बमबारी बिजली स्टेशन पर, गैस स्टेशन पर लगातार जारी है। इससे यूक्रेन टूट रहा है। इस हमले को यूक्रेन नहीं झेल पाएगा और युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। यह खबर भी आपको डिटेल से दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार से वर्ल्ड नाउ में। अमेरिका और ईरान की लड़ाई जो कभी भी शुरू हो सकती है, पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो जीत के सपने देख रहे थे, वो जीत उन्हें फिलहाल मिलती तो नहीं दिख रही है, लेकिन वो जीत हासिल कैसे करेंगे? ईरान की सरहद पर उत्तरी अमेरिकी ताकत और पूरा वॉर प्लान भी अब गड़बड़ नजर आ रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, जो सबसे लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है यूएसएस अब्राहम लिंकन की, जो पर्शियन गल्फ में पहुंच चुका है और अपनी ताकत का नुमाइश कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को पर्शियन गल्फ में पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों। आप मैप उठाकर देख लीजिए और होर्मुज स्ट्रेट सर्च कीजिएगा। होर्मुज स्ट्रेट को सिक्योर करने के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन को लाया गया, जिससे कि खाड़ी के देशों से निकलने वाला तेल निर्बाध तरीके से होर्मुज स्ट्रेट से बाहर आता रहे, उसको ईरान ब्लॉक ना कर पाए। डिटेल से बताएंगे, पहले पूरी कहानी समझिए। ये जो अमेरिका और ईरान आमने सामने आए, दोनों टकराने की स्थिति में, उसके पीछे की पूरी खबर क्या है। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का सबसे खतरनाक शो ऑफ किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और पूरे आर्माडा की अगुवाई कर रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन। वो युद्धपोत जो ईरान के भीतर सीधे हमला करने की पोजीशन में पहुंचने वाला है, ऐसी जानकारी मिल रही है। खबर क्या है? ईरान के करीब पहुंच चुका है यूएसएस अब्राहम लिंकन। पश्चिमी हिंद महासागर में इस वक्त ये मौजूद है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसको पर्शियन गल्फ तक पहुंचना है। इसके साथ क्या क्या है? 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर चल रहे हैं, 7000 सैनिक चल रहे हैं, 70 लड़ाकू विमान चल रहे हैं, टॉमहॉक मिसाइल से लैस है। एक पोत पूरी पलटन के बराबर है। ताकत कितनी है? अकेले ईरान में भारी तबाही मचाने की क्षमता रखता है। स्ट्राइक रेडी पोजीशन में है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी घेरेबंदी देख लीजिए आप। जॉर्डन में F-15E की तैनाती है, एक स्क्वाड्रन तैनात है। कतर में अतिरिक्त थार्ड मिसाइल सिस्टम तैनाती की गई है। B-52 बॉम्बर अलर्ट मोड में रखा गया है। साउथ कोरिया से बुलाई गई एडिशनल बटालियन। अब्राहम लिंकन के साथ कई डिस्ट्रॉयर, जहाज और न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी चल रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 48 से 60 F-A-18 फाइटर जेट मौजूद है। ये बिना ईंधन भरे 2300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका को मिडिल ईस्ट से करारा झटका भी लगा है, क्योंकि जिस मिडिल ईस्ट को अमेरिका अपनी ढाल समझ रहा था, वहीं से अब मुल्क अमेरिका को पीठ दिखाने लगे। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका ईरान पर तख्ता पलट करना चाहता है। मकसद साफ है, खामनेई की सत्ता को हटाओ और तेहरान में अमेरिकी समर्थित सरकार लाओ। ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोको। लेकिन इस हमले के लिए अमेरिका को चाहिए था मिडिल ईस्ट में अपने सबसे बड़े साथी देशों का साथ। लेकिन सऊदी अरब, कतर, यूएई, 3 देशों ने अमेरिका को सीधा नो कह दिया। इन देशों ने क्लियर कह दिया कि वो अमेरिका को अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र या सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं होने देंगे और न ही कोई लॉजिस्टिक मदद देंगे। यूएई ने जोर दिया है कि मौजूदा संकट का हल तनाव कम करने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन और देशों की संप्रभुता का सम्मान करके ही निकाला जा सकता है। यह बयान ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब अमेरिकी सैन्य तैनाती ईरान के चारों तरफ है।
इससे ट्रंप प्रशासन का ईरान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य अभियान चलाने का प्लान अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। ये तीनों देश ईरान की अनजाने में ही सही लेकिन ढाल बने हुए हैं। वहीं सऊदी अरब ने भी निजी तौर पर अमेरिका को बता दिया है कि वो अपने सैन्य अड्डों या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा। सऊदी अरब ने ईरान को भी यह मैसेज दिया है कि उसकी जमीन या हवाई क्षेत्र से कोई हमला नहीं होगा। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि खाड़ी से ईरान तक का सबसे छोटा और आसान रास्ता सऊदी हवाई क्षेत्र से गुजरता है। अगर सऊदी अरब ने हवाई क्षेत्र बंद कर दिया तो अमेरिकी बम वर्षक विमानों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, जिससे ऑपरेशन मुश्किल होगा, महंगा होगा और टाइम टेकिंग होगा। ठीक उसी तरह का रुख कतर का भी है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीर है, जहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। लेकिन कतर ने स्पष्ट कहा है कि वो इस अड्डे या अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा। हाल में तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने अल उदीर से कुछ सैनिकों को हटाया भी था, जो कतर की सतर्कता को दिखाता है। कतर ने कहा है कि वो अपने नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इन देशों को पता नहीं है कि आगे अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पता है क्या आप लोगों को? इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इन देशों को पता है अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान के ड्रोन्स और ईरान के मिसाइल्स फिर इन देशों में जो अमेरिकी बेसिस मौजूद है वो उसको नहीं छोड़ेंगे और ईरान फिर अंधाधुंध फायरिंग करेगा। और अगर ईरान इन देशों पर अंधाधुंध फायरिंग करता है तो जरूरी नहीं सारे मिसाइल जो अमेरिकी बेस पर ही गिरे। वो कतर के किसी भी इलाके में गिर सकते हैं, बहरीन के किसी इलाके में गिर सकते हैं, वो ओमान के किसी इलाके में गिर सकते हैं, वो सऊदी के किसी इलाके में गिर सकते हैं, वो यूएई के किसी इलाके में गिर सकते हैं, आबू धाबी के किसी इलाके में गिर सकते हैं। इसलिए देश कह रहे हैं कि भाई हमें आप जबरन युद्ध में मत खींचो, हम आपको इस युद्ध में साथ नहीं देंगे। आपको ईरान पर हमला करना है, आप इजराइल से डायरेक्ट जाकर अटैक करो, अगर करना ही है तो आप अपना देख लो, हम आपके बीच नहीं आने वाले। और ये सब तब है जब अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच सैन्य समझौता है। सऊदी अरब के साथ आप देख लीजिए, अमेरिका के साथ बड़े सैन्य समझौते हैं, अरबों डॉलर के फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और डिफेंस टेक्नोलॉजी अमेरिका को देता है। ईरान के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी भी अमेरिका की है। कतर को ले लीजिए आप, अमेरिका का प्रमुख सैन्य साझेदार है। अल उदीर एयरबेस के बारे में मैंने आपको बताया, यूएस ऑपरेशन का सबसे बड़ा बेस है। अरबों डॉलर के हथियार और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका देता है। यूएई अमेरिका से आधुनिक हथियारों की सबसे बड़ी डील करके बैठा हुआ है, फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम की खरीद कर रहा है। मिडिल ईस्ट में यूएस स्ट्रेटेजी का एक अहम मोहरा है। बिग पिक्चर यह है कि अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा बाजार है, अरबों डॉलर का डिफेंस बिजनेस है। मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदलने की कोशिश है, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट कह रहा है कि भाई हमें जबरदस्ती वॉर में आना ही नहीं है। अमेरिका हमला करेगा, पूरा मिडिल ईस्ट जला लेगा, बच्चा बच्चा ये बात जानता है। कहां कहां अमेरिका सैन्य बेस है। अब मैं जो बात आपको कह रहा था उसको मैं मैप के जरिए समझाता हूं। मैप वैसे प्रतीकात्मक है लेकिन फिर भी आप समझिए। इंसरलिक एयरबेस टर्की में, वो देखिए आप, टर्की वहां देख रहे हैं आप, टर्की में 2 बेस हैं। अमेरिका का सामरिक एयरबेस है जहां पर परमाणु हथियार भी मौजूद है, ऐसा माना जाता है, तो वो जगह भी ईरान के निशाने पर है। अरीफ जान बेस कुवैत, 13,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कमांड हब है। ये रहा कुवैत आपका सामने में, ये भी ईरान के टारगेट पर है। अल असद एयरबेस इराक, इराक में 3 बेसेस हैं। एरबिल एयरबेस कुर्दिस्तान और नॉर्थ इराक में एयरबेस है, ये भी टारगेट पर है ईरान के। अब आ जाइए आप जॉर्डन में, जॉर्डन जो कि बिल्कुल इजराइल से सटा हुआ इलाका है। जॉर्डन में मुवफ्फक साल्ती एयरबेस है जहां पर F-15E स्ट्राइक ईगल विमान तैनात है और ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का एक अहम केंद्र है जॉर्डन अमेरिका के लिए। यह भी ईरान के निशाने पर है। अब आ जाइए आप प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब। जो देश मैंने आपको बताया सबके नाम और इलाके में गिनवा रहा हूं और मैप पर भी दिखा रहा हूं। यूएस एयरफोर्स की मजबूत मौजूदगी है, ईरान पर नजर रखने का यह सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये वो जगहें हैं जहां पर अमेरिकी बेस है। अब आप आ जाइए अल धफरा एयरबेस यूएई, F-22 रैप्टर और MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात है। एयरफोर्स के रेडार का अहम केंद्र है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यहां पर तैनात है। तो ये अल धफरा एयरबेस की कहानी हो गई। ये जो है, इसके बाद ओमान आ जाइए आप, ओमान में सी मस्कट के पास है और मसीरा द्वीप एक द्वीप एयरबेस है और थुमराइट दक्षिण ओमान में मौजूद है। यहाँ के ओमान में 3 बेसेस मौजूद हैं अमेरिका के। तो ये आप टोटल, आप देखिए, आप इस मैप को आप देख लीजिए जल्दी से, कैम 1 लेकर आएगा प्लीज पीसीआर, थैंक यू। अब इस मैप को अगर आप देखेंगे
तो इस मैप को अगर आप देखेंगे, अगर ये ग्राफिक्स बड़े स्क्रीन पर ले सके पीसीआर का प्लीज कोशिश कीजिएगा। तो इस मैप को अगर आप देखेंगे तो इस मैप में आप देखेंगे कि ये जितने रेड डॉट आप देख रहे हैं और जितने देश आप देख रहे हैं उसमें आपको ये नजर आएगा कि ये सभी ईरान के निशाने पर है। तो ये कोई ईरान से हमदर्दी नहीं रखते हैं, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कुवैत है, इराक है, जॉर्डन है, टर्की है। ये इनकी ईरान से कोई हमदर्दी नहीं है। ये परेशान इसलिए है कि अगर ईरान पर हमला हुआ अमेरिका का तो ये सारे इलाके जलेंगे। इसमें से एक भी इलाका जो है वो सुरक्षित नहीं बचेगा। ये सारे इलाके में बम फटेंगे, मिसाइल फटेंगे, ड्रोन फटेंगे और सब निशाने पर होंगे ईरान के। ईरान का सीधा सीधा कहना है हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान है। हम मरेंगे तो हम मार के मरेंगे। एक लाइन की बात ईरान कह रहा है। तो ईरान जो है वो इन देशों में बेसिस नहीं बख्शेगा और यहां पर हमले शुरू हो जाएंगे। अगर ईरान हमला करता है तो ओमान भी जलेगा, यूएई भी जलेगा, कुवैत भी जलेगा, इराक भी जलेगा, सऊदी अरब भी जलेगा, जॉर्डन भी जलेगा, टर्की भी जलेगा। तो ये देश ईरान के साथ बहुत सहानुभूति रखते हैं ऐसा नहीं है। यहां सीधी सी बात यह है कि आप हमें छोड़ दीजिए, आपको जो करना है आप ईरान के साथ कीजिए, हम उसमें नहीं शामिल होना चाहते हैं। इसलिए ये देश स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि हम आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका रुक जाएगा। वो अमेरिका है, काम ये जंग लड़ना और जंग भड़काना और हथियार बेचना। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की ताकत थी उसकी कमजोरी बन गई। इसी के साथ सारे एयर बेसिस से ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया। ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ इधर बुगल फूका हुआ है। तेहरान चेतावनी दे रहा है अगर अमेरिका ने जरा भी दुस्साहस किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद सारे एयरबेस राख में बदल देंगे। यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 7 तोते जो सिर्फ दिखावे की ताकत हैं अब, लेकिन वो जंग में सबसे पहले उड़ाए जा सकते हैं। जैसे कतर का अल उदीद एयरबेस, बहरीन में नेवी हेडक्वार्टर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, हर जगह मौजूद अमेरिकी बेस ईरानी मिसाइलों के रेंज में है, रेडी टू फायर मोड में है। ईरान कह रहा आपने हम पर अटैक किया, पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, आपने अटैक किया तो हम गदर मचाएंगे। अटैक हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा, पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध का मैदान बना दिया जाएगा, इंक्लूडिंग इजराइल। यही वजह है कि अमेरिका खुद को बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहा है। हालांकि जो भरोसा था वो भरोसा है नहीं। अब अमेरिका अपने एयरबेस की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इधर ईरान जानता है कि सीधे अमेरिका से टकराना आसान नहीं है, इसलिए उसने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को ही सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया है। और यही वजह है कि आपने सुना होगा कि अल उदीद एयरबेस से जो अमेरिकन सैनिक हैं उनकी संख्या कम की गई है। लेकिन इसमें मिडिल ईस्ट के देशों को नुकसान लग रहा है। उनको लग रहा है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होगा। अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। इसी खेल में ईरान की ढाल जो है वो अमेरिकी एयरबेसेस बने, यानी कि अमेरिका का बेस और ढाल ईरान के बन गए। ये जो देश है वो अमेरिका के भरोसेमंद साझेदार थे, लेकिन वो नहीं चाहते कि आज के वो युद्ध के दौर में पड़े। कुवैत ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, ये ऐसे देश हैं जो संपन्न है, फलते फूलते हुए देश हैं, जहां पैसा बहुत है। वो डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाहते वो, इसलिए वो अमेरिका को मना कर रहे हैं। ईरान का मैसेज क्लियर है, इन देशों ने अमेरिका को चिताया है, हमारी जमीन से हमला ईरान पर हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वो अपना पल्ला पहले ही झाड़ रहे हैं। अमेरिकी एयर बेस है लेकिन ये देश हमले की इजाजत नहीं दे रहे, अपना एयर स्पेस नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं और कह रहे हैं युद्ध से हम अलग हैं। अमेरिका आज अपने ही बनाए हुए सैन्य ठिकानों को लेकर फंस गया है। ईरान का प्लान साफ है, अगर हमला हुआ तो ईरान नहीं पूरी खाड़ी को जलाकर खाक कर देंगे, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर देंगे, तेल सप्लाई रोक देंगे, शिपिंग रूट बंद कर देंगे। अमेरिका के सहयोगी देश भी इसमें चपेट में आ जाएंगे। तो पेंटागन की अब सबसे पहली प्रायोरिटी है कि पहले यह प्लान तैयार कर लिया जाए कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कैसे सिक्योर किया जाए और अमेरिकी बेसेस को कैसे सिक्योर किया जाए और इन देशों को कैसे सिक्योर किया जाए। इसलिए जंग इतना आसान नहीं। ईरान अकेला नहीं है। ईरान ने जो अमेरिका की ताकत थी उसी को सबसे बड़ी वीकनेस के तौर पर बदल दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल गहरे हो रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति अब खुले मंच पर नहीं, बंकर के भीतर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से जो थ्रेट आया उसके खिलाफ खामनेई लगातार बयानबाजी करते रहे। अब खामनेई
बंकर में चले गए। इसके अलावा कमांड मोड ऑन कर दिया गया है, तेहरान अलर्ट पर है। खामनेई के तीसरे बेटे मसूद ने पिता की जगह पर मोर्चा संभाल लिया है। अंडरग्राउंड कमांड सेंटर एक्टिव कर दिया गया है। खामनेई सुरक्षित बंकर से पूरे युद्ध की कमान संभालने को तैयार। मिसाइल फोर्स अलर्ट पर है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल यूनिट्स को रेडी लॉन्च पोजीशन में रख दिया गया है। ड्रोन आर्मी एक्टिवेट कर दिया गया है। अमेरिकी बेस और जहाजों पर ड्रोन से अटैक की तैयारी है। प्रॉक्सी नेटवर्क को फ्री हैंड हिजबुल्ला, हूती, इराक, सीरिया मिलिशिया को भी एक्टिव कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस सबसे पहले टारगेट पर है, जिसमें इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई पर सीधी नजर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड प्लान भी है। दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई रूट को बंद करने की धमकी ईरान ने दी है, जिससे तेल का बाजार पूरी तरीके से अस्थिर हो सकता है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। और उसी हॉर्मुज स्ट्रेट को सिक्योर करने के लिए किसको लाया जा रहा है? याद कीजिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन को लाया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी ताकत यहां क्यों ना आ जाए। इसके अलावा साइबर वॉर यूनिट भी एक्टिव कर दिया गया है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिजिटल हमले की तैयारी। फुल रिस्पॉन्स का अल्टीमेटम दिया है। अटैक हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैलाने का इरादा दिख रहा है ईरान का। यानी वो ईरान जहां सत्ता अब सुरक्षित कमरों में सिमट चुकी है। राष्ट्रपति बंकर से बैठकर सेनाओं को मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। मिसाइल यूनिट्स तैयार हैं, ड्रोन स्क्वाड एक्टिव हैं और हर मूव पर अमेरिका की नजर है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अपने टॉप मिलिट्री कमांडर्स को अंडरग्राउंड वॉर रूम में तैनात कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है और जवाबी हमले की स्क्रिप्ट भी पहले से ही तैयार की जा चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका के एयरबेस डर के साए में है। खाड़ी से लेकर इराक तक हर ठिकाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तेहरान की चेतावनी साफ है, पहला वार कहीं से भी हो सकता है और जवाब हर मोर्चे पर होगा, इसलिए पूरे ईरान को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। ईरान साइकोलॉजिकल वॉर भी कर रहा है। बंकर से निकलने वाला हर आदेश मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सकता है। तो बंकर से शुरू होगी क्या ये जंग? और अमेरिका क्या इस वॉर के लिए तैयार है, या अमेरिका अभी भी अपनी प्रिपरेशंस कर रहा है? क्योंकि अमेरिका को पता है कि मिडिल ईस्ट के सारे बेस आज ईरान के मिसाइलों पर टिके हुए हैं। यानी एक आदेश और सारे बेस पर अटैक, और अमेरिका के जितने भी दोस्त मुल्क हैं मिडिल ईस्ट में, उन पर भी अटैक। तो मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है और गंभीर भी होता जा रहा है। इस पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ से डराते रहे, लेकिन आज वही ट्रंप डरते हुए नजर आए और ये कहते नजर आए कि यूरोप पर जो 10% टैरिफ लगाने की बात थी, अब ऐसा कोई इरादा नहीं है। ट्रंप कहते वो झुकते नहीं हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जो ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ की धमकी देकर झुकाने के लिए निकले थे, वही ट्रंप आज घुटनों के बल यूरोप के सामने खड़े हैं। अमेरिका की अकड़ यूरोप की एकजुटता के सामने ढह गई है। 27 यूरोपीय देशों ने अब ट्रेड बजूका चलाने की चेतावनी दी तो व्हाइट हाउस में सायरन बज गया। नतीजा यह निकला कि 10% टैरिफ की धमकी पर सीधे अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। ट्रंप का फॉर्मूला क्लियर है, टैरिफ दिखाओ, डर दिखाओ और सौदा बनवाओ। लेकिन हर बार यह दांव चलेगा नहीं। यूरोप ने एक सुर में कह दिया, अगर अमेरिका ने दबाव बनाया तो जवाब सिर्फ बयान नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध होगा। अगर ट्रंप आर्थिक युद्ध चाहते हैं तो आर्थिक युद्ध ही सही। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिस तरीके से यूरोपीय देशों की खिल्ली उड़ाई, वहीं से साफ हो गया कि वो यूरोपीय देशों को कितनी अहमियत देते हैं। और यूरोप में भी सारा भ्रम अमेरिका को लेकर दूर हो गया। जिस अमेरिका को यूरोप अपना सबसे ज्यादा शुभ चिंतक मानता था, वो भ्रम एक झटके में टूटकर बिखर गया। और इसी बैठक से यूरोप को एक बहुत अहम सबक मिला। दावोस ने यूरोप को सिखाया कि जब सभी देश मिलकर सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करते हैं तो बड़े से बड़े देशों के दबाव का मुकाबला किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। तो यूरोप ने भी कहा कि भाई आप टैरिफ लगाएंगे तो ऐसा नहीं है, मामला द्विपक्षीय है, इधर से भी ट्रेड वॉर होगा। और एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया पर, इसका नाम था ट्रेड बजूका। बजूका एक हथियार होता है।
इसे ट्रेड बसूका कहा गया, लेकिन ट्रेड को लेकर हथियार। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब साफ था कि यूरोप भी पूरी ताकत से आर्थिक जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार है। आखिरकार दुनिया को टैरिफ से डराने वाले ट्रंप को यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के आगे झुकना पड़ा। ट्रंप के सुर बदलने की दूसरी बड़ी वजह, अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नेटो और यूरोप के साथ डील कर ली है। इसकी घोषणा खुद ट्रंप ने की। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते उन्होंने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ बातचीत के बाद ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र में भविष्य की डील का फ्रेमवर्क बनाया है। अगर यह समाधान पूरा होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सभी नेटो देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस समझ के आधार पर मैं 1 फरवरी को लागू होने वाले टैरिफ को नहीं लगाऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कई देशों से एफटीए करने की बात करते हैं। अभी एक और लेटेस्ट न्यूज में आपको बताता हूं। साउथ कोरिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एफटीए किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया। लेकिन उसी साउथ कोरिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है, वो भी एफटीए करने के बाद। तो जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई नेटो से बातचीत होगी, कहीं ऐसा तो नहीं ट्रंप अपनी इज्जत बचा रहे हैं? क्योंकि दुनिया में तो यही देखा जा रहा है कि ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के सामने सरेंडर कर दिया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी नरमी बरती और कहा कि इस पर कब्जा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उन्होंने यूरोपीय देशों पर जो 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, उससे भी पीछे हट गए। लेकिन वो क्या हथियार था जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेड बजूका, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टर्मिनोलॉजी है ट्रेड बजूका। अब ये ट्रेड बजूका क्या है? कहते हैं ईयू का ये सबसे खतरनाक हथियार है, जिससे झुकने के लिए मजबूर हुए दुनिया के सबसे ताकतवर नेता। असली नाम क्या है इसका? असली नाम यह है एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट। अब ये एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट कानून क्या है? अगर कोई देश ईयू को टैरिफ से धमकाए, व्यापारिक दबाव बनाए, कंपनियों को ब्लैकमेल करे, तो ईयू चुप नहीं बैठेगा, पलटवार करेगा। और यही एंटी कोअर्शन एक्ट है। और इसके अलावा क्या क्या हथियार है? उस देश के सामान का इंपोर्ट ईयू रोक सकता है इसी कोअर्शन एक्ट के तहत। उसकी कंपनियों को ईयू के सरकारी टेंडर से बाहर किया जा सकता है। उस देश के निवेश पर पाबंदी लगाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी, सर्विस और मार्केट एक्सेस पर तालेबंदी की जा सकती है। तो इसको इसलिए बजूका कहा जाता है, ट्रेड बजूका, क्योंकि ये जवाब नहीं, ये सीधा आर्थिक हमला है ईयू का। एक्शन इतना सख्त होता है कि सुपर पावर भी सोचने को मजबूर हो गया। यानी अगर यूरोपीय यूनियन चाहे तो अपने 45 करोड़ लोगों वाले बड़े बाजार का दरवाजा ही अमेरिका के लिए हमेशा के लिए क्लोज कर दे। इससे सामने वाले देश की कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है और अमेरिका के लिए ईयू के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। अगर यह कदम उठाया गया तो इससे अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। अमेरिका से ईयू को कितना एक्सपोर्ट है? आइए आंकड़ों में देख लेते हैं। 30.7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। क्या क्या जाता है अमेरिका से? पेट्रोलियम, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल, एयरक्राफ्ट। और अब देखते हैं कि ईयू से अमेरिका कितना और क्या जाता है। 50.3 लाख करोड़ का बाजार ईयू को मिलता है, जिसमें मोटर वाहन यानी कि गाड़ियां, गाड़ियों के पार्ट्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी और रासायनिक पदार्थ। इंपॉर्टेंट बात एक और मैं आपको ये बताता हूं कि भारत के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील ईयू ने किया है, वो यहां पर भी गाड़ियां, गाड़ियों के पार्ट्स, मशीनरी और रासायनिक पदार्थ में टैरिफ लगभग 0 कर दी गई है, या लगभग 10% के आसपास कर दी गई है। यानी कि जो बाजार अमेरिका ने छीना, वो बाजार भारत इन दिनों दुनिया को दे रहा है। इस पर मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल से कि भारत ईयू ट्रेड डील की जो गुड न्यूज है उसको लेकर डिटेल्ड खबर क्या है। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल ये यूरोप वर्सेस अमेरिका वाली खबर पूरी कर लेते हैं। देखिए, साल 2021 की बात है। यूरोपीय देश लिथुआनिया ने ताइवान को अपनी राजधानी विलिनियस में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की इजाजत दी। इसे चीन नाराज हो गया। उसे लगा कि लिथुआनिया ताइवान के इंटरनेशनल दर्जे को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना एक प्रांत मानता है और ऐसे किसी कदम को वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन मानता है। इसके बाद चाइना ने लिथुआनिया और उससे जुड़े ईयू सामानों के व्यापार को रोक दिया। यूरोपीय यूनियन को लगा कि यह तो मामला ठीक नहीं है। ईयू ने
इस घटना से सीख ली। उसे लगा कि कोई भी बड़ा देश भविष्य में अगर इसी तरह से उसके सदस्य देशों या कंपनियों पर दबाव बनाएगा, ब्लैकमेल करेगा, तो फिर इसके लिए क्या विकल्प क्या है। तब जाकर दिसंबर 2021 में एक कानून अमल में आया जिसका नाम था एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर कोई देश व्यापार या निवेश के जरिए यूरोप पर दबाव डाले तो ईयू उसके खिलाफ सख्त आर्थिक कदम उठा सके। दिसंबर 2023 में कानून बनकर तैयार हो गया और उसको लागू कर दिया गया। न्यूयॉर्क के थिंक टैंक के मानते हैं कि देश की सीमाएं और उनकी आजादी यूरोप की सोच की बुनियाद है। ये समझ दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ये आपस में ही लड़ रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक भी आपस में ही लड़ते रहे। कितना बड़ी ताकतों के बीच जमीन हड़पने की जिद की वजह से लाखों लोग भी मारे गए। उस अनुभव से यूरोप ने सीखा कि छोटे देशों को बड़ी ताकतों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है एक दूसरे के साथ मिल जाओ और मिलकर एक दूसरे की रक्षा करो, वरना पूरा यूरोप बिखर जाएगा और बड़ी ताकतों के कब्जे में चला जाएगा। तब यूरोपीय यूनियन फॉर्म करने की शुरुआत हुई और आज यूरोप को फिर से बड़ी ताकतों की बढ़ती जिद का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर वही एक्ट जो 2021 में लाया गया था, जो कानून, उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की फिराक में है, जबकि पहले खुद यूक्रेन की आजादी को मान चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड तक को कब्जे में लेने की बात कर रहा है, जबकि डेनमार्क यूरोप और नेटो का सबसे भरोसेमंद साथी है। यूरोप के लिए अपनी सीमाओं और अपनी आजादी की रक्षा अहम बात है। इस पर यूरोप समझौते के मूड में नहीं। यूरोपीय संघ, नेटो दोनों ने बात साफ कर दी। और भले ही आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के नियम या पुराने समझौते कमजोर पड़ते दिख रहे हो, लेकिन यूरोप के लिए इन्हीं नियमों पर टिके रहना जरूरी है, तभी उसकी रक्षा हो सकती है। और यही उसकी सोच है और यही उसका रास्ता भी है, क्योंकि यूरोप को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं रह गया। अमेरिका ने भरोसा दुनिया के लिए भी खोया है। भारत को भी अमेरिका पर, माफ कीजिएगा, भारत को भी अमेरिका पर अब उतना भरोसा नहीं है। यूक्रेन जंग ने भरोसे की परतें उधेड़ दी अमेरिका और यूरोप के बीच में। हथियार, फंडिंग और सुरक्षा, सब पर सवाल उठाए गए। नेटो में दरार, यूरोप को कहा गया तुम अपनी तैयारी करो। अमेरिका ने कहा कि हम तुमको पैसा दें और तुम हम जंग लड़ो, ऐसा होगा नहीं। अमेरिका फर्स्ट ने यूरोप को अलर्ट कर दिया और यूरोप को उसकी औकात बता दी। अब यूरोप को लगा कि अमेरिका के भरोसे जिंदगी भर बैठ नहीं सकते या अमेरिकी बाजार के भरोसे नहीं रह सकते। आज डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, कल को हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से डबल सन की कोई नेता प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंच जाए, फिर क्या करेंगे? फिर यूरोप का क्या होगा? इसलिए अब सुरक्षा का प्लान वॉशिंगटन नहीं, ब्रसेल्स तय करेगा, यूरोप तय करेगा। अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत अब भी यूरोप के लिए अहम है, ये बात दरकिनार नहीं की जा सकती। यूरोप खुद अभी रूस से अकेले लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं। ट्रंप अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कई देशों से उनका सीधा टकराव वो नहीं चाहते हैं। हालांकि ईयू के भीतर अब ये सोच मजबूत हो रही है कि अमेरिका की मर्जी पर निर्भर रहने के बजाय खुद को ज्यादा मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, खास करके रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में। कुछ देशों ने माना कि ट्रंप को खुश करने की नीति अब और दुनिया में काम नहीं करने वाली है। यूरोप के नेताओं को लगने लगा कि दुनिया एक कठोर और बहुत सख्त नियमों से बाहर की जगह बनती जा रही है, जहां ताकतवर की ही चलती है और अमेरिका यूरोप के बीच जो पुराना भरोसा था वो टूट चुका है। ट्रंप ने 2019 में ही साफ कर दिया था कि वो डेनमार्क के इलाके में, ग्रीनलैंड में रुचि रखते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में उन्होंने जिस तरह नेटो के एक सहयोगी देश को धमकाया, उसे पूरा यूरोप सख्ते में आ गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी कि यूरोप कमजोर नहीं हो सकता है, न दुश्मनों के सामने और न ही सहयोगियों के सामने। उन्होंने अपीजमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जो यूरोप के इतिहास में बहुत दर्दनाक माना जाता है। तो क्या यूरोप की सोच बदल गई है? बड़ी ताकतों का दबाव, चीन, रूस और अमेरिका के दबाव ने यूरोप को संप्रभुता की अहमियत को समझाया। मार्क लियोनार्ड का बयान सामने आया कि दुनिया की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों बदल रही है। यूरोप अब अपने नियम और सिद्धांत बचाने की लड़ाई में है। पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का दावा है, पुरानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब इतिहास बन चुकी है। नई जंग के हथियार, व्यापार, टैरिफ और सप्लाई चेन
बन रहे हैं, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और छोटे और मझोले देशों को खुद अपनी रक्षा करनी होगी, नहीं तो किसी के साथ वो जल्द से जल्द अलायंस करें। ट्रंप को यूरोप का साफ इनकार है। यूक्रेन से जमीन छोड़ने की मांग भी ठुकरा दी है। यूरोप का दो टूक संदेश है, रूस का कब्जा हो सकता है लेकिन मान्यता कभी नहीं देंगे। संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा यूरोप, और यूरोप ने इसी के साथ लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। तो यह बात साफ है कि ताकत सिर्फ धमकियों से नहीं चलती, ताकत चलती है एकजुट रणनीति से। और एकजुट रणनीति यूरोप ने दिखाया है और यूरोप ने दुनिया को समझाया कि एकजुट रहने से बड़े दुश्मन, बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। एक गुड न्यूज है आपके लिए, बहुत अच्छी खबर। भारत और ईयू के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील हो गई है। बहुत बहुत बधाई सभी देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ली गई है। मैं आपको बताऊंगा भारत को क्या फायदा होने वाला है, भारत के किन बाजारों को फायदा होने वाला है, भारत में क्या प्रोडक्ट सस्ते होने वाले हैं, इस डील में क्या क्या प्रावधान है, सब कुछ ईच एंड एवरी डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने 16वें भारत ईयू समिट के दौरान इसका ऐलान किया। आपको बता दें कि ये एक ऐतिहासिक डील है जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। Prime Minister Modi, dear friend, 1 year ago the full College of Commissioners came to India. You mentioned it. And this is also a very special memory for me. It showed the seriousness of our intent and the strength of our commitment. Today we reap the fruits of that commitment with our historic summit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. इस एफटीए की चर्चा पूरी दुनिया में है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर को आपने सुना, उन्होंने पहले इसे मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है और ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में भारत ईयू की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। वहीं पीएम मोदी ने भी इस समझौते को दोनों खेमों के लिए एक बड़ा अवसर बताया है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस समझौते से न सिर्फ यूरोप बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए भी कई नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि यह समझौता ब्रिटेन और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ हुए कंप्लीटमेंट ट्रेड अग्रीमेंट्स होगा, जिससे वैश्विक व्यापार सप्लाई चेन मजबूत होगी। इससे यूरोप से भारत आने वाले 90% से अधिक सामानों पर शुल्क कम या समाप्त हो जाएगा, जिससे कई उत्पाद सस्ते होंगे। पीएम मोदी ने इसे साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट भी करार दिया। अब क्या क्या है फायदे में इस पिटारे में, यह भी जान लीजिए। मेडिकल सर्जिकल उपकरण 90% टैरिफ घटा दिया गया है। मशीनरी पर जो पहले 44% था, जो
केमिकल पर 22% था, उसे 0 कर दिया गया है। लिकर पहले 50% पर था, शराब 40% पर था, वाइन 20 से 30% पर था, फ्रूट जूस 100% पर था। इन सब में भी टैरिफ घटाए गए। इस डील से यूरोपीय संघ के निर्यातकों को शुल्क में सालाना 4 अरब यूरो तक की बचत होगी। इंपॉर्टेंट यह है कि भारत द्वारा किसी भी साझेदार को दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक अवसर है। तो इसे मदर ऑफ ऑल डील क्यों नाम दिया गया? कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी, आइए ये भी समझते हैं। यूरोपीय कारों की अगर बात करें तो वॉक्सवैगन, मर्सिडीज, BMW इंपोर्टेड कारों पर अभी तक 110% का टैक्स, समझौते के बाद 40% और आने वाले समय में धीरे धीरे इसे घटाकर 10% किया जाएगा। मशीनरी में इंडस्ट्रियल मशीनें जो हैं, इक्विपमेंट्स जो हैं वो सस्ती होंगी, उन्हें सस्ते दर पर इंपोर्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा शराब, बियर, स्पिरिट्स, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इनपुट सस्ते होंगे। जैतून का तेल, इस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी। बिक्री के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन भारत का अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित इंडस्ट्री में से एक है। देश में इंपोर्टेड कारों पर 70% से और 110% का टैक्स लगता है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और कई विदेशी कार कंपनियां इस पर आपत्ति जताते रहे हैं। यूरोपीय संघ ने कहा है कि भारत के साथ यह ऐतिहासिक समझौता बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के दौर में दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा। 27 सदस्य देशों के समूह ने कहा कि इस समझौते से शुल्क और प्रशासनिक बोझ कम होगा, जिससे व्यापार आसान होगा, सस्ता होगा और तेज भी हो जाएगा। अभी जो FTA आप सुनते रहते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, क्या है ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? इसे भी समझते हैं। ये 2 पक्षों के बीच एक समझौता होता है, मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें टैरिफ को लगभग 0 करने और टैक्स को कम करने या खत्म करने पर बातचीत होती है। इससे कारोबार सस्ता होता है और व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। FTA से नए नए बाजारों में कंपनियों की पहुंच आसान होती है, आर्थिक सहयोग बढ़ता है और विकासशील देशों के बीच बेहतर रिश्ते होते हैं। भारत और EU के बीच व्यापार का स्तर बहुत बड़ा है। EU भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत EU के लिए भी एक अहम बाजार बन चुका है। कैसे? आइए देखते हैं। भारत EU की व्यापार की स्थिति क्या है? कुल मर्चेंडाइज ट्रेड अभी 136.53 अरब डॉलर का है। भारत कितना एक्सपोर्ट करता है? भारत 75.85 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करता है EU को। भारत इंपोर्ट कितना करता है? 60.68 अरब डॉलर इंपोर्ट करता है। यानी कि EU भारत का एक तरह से सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो गया। और इसको 138 बिलियन डॉलर का जो आपने ग्राफ देखा, उसको 200 बिलियन डॉलर तक ले जाने की कोशिश है बाय 2030। यह एक ऐतिहासिक ट्रेड डील यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच आर्थिक साझेदारी के एक नए दौर की शुरुआत है। दोनों पक्षों ने मिलकर व्यापार, निवेश और तकनीक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, जिससे दोनों महाद्वीपों की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। यह डील न केवल आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि वैश्विक बाजार में स्थिरता और समृद्धि के संकेत भी हैं। भारत और यूरोप की इस साझेदारी से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे, सामरिक रिश्ते मजबूत होंगे और भविष्य में कई संभावनाओं के दौर भी खुलेंगे। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोनों देशों के बीच, दोनों खेमों के बीच, EU और भारत के बीच, दोनों पक्षों के बीच काफ़ी सहमति बनी है। सूचना साझा करने में, इंफॉर्मेशन शेयर करने में भी सहमति बनी है और बहुत सारी बातें इस समिट में दोनों देशों के बीच लाई गई। तो एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सभी देशवासियों को। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट, थैंक्स टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ये आपदा क्रिएट की पूरी दुनिया में, और उस आपदा में भारत ने सबसे बड़ा अवसर ढूंढा और पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर हुआ। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता दें, EU के इस डेलीगेशन के वापस जाने के बाद खबर यह है कि कनाडा के PM भारत आ रहे हैं, मार्क कार्नी। कनाडा भारत के साथ FTA में इंटरेस्टेड है, भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है कनाडा, और भारत के लिए अपना बाजार खोलना चाहता है, और भारत के बाजार में भी कनाडा दिलचस्पी ले रहा है। तो अगेन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। वो चाहते थे केओस क्रिएट करना, लेकिन बदले में उन्होंने केओस क्रिएट करते करते एक अपॉर्चुनिटी बना दी, जिससे कि अब अमेरिकी इकोनॉमी हाशिए पर जा रही है
अमेरिकी इकोनॉमी को डेंट लग रहा है। आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड नाउ में बात रूस यूक्रेन जंग की, वॉर जोन, जिसमें जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई है। एक हफ्ते के अंदर रूस ने इतने मिसाइल मारे हैं, इतने ड्रोन्स मारे हैं कि पूरा का पूरा यूक्रेन ही तबाह हो गया है। एक हफ्ते में कितनी मिसाइल्स और ड्रोन्स चले होंगे, कितने हमले हुए होंगे? हर दिन 100 हमले अगर आप लगा लें तो 7 दिन के 700 हमले, चलिए 1000 हमले किए होंगे रूस ने। एक आंकड़ा सामने आया है जिससे यह पता चला है कि पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 3000 से ज्यादा हमले कर दिए और अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि ऊपर से मिसाइल और ड्रोन्स अटैक हैं और दूसरी तरफ ऊपर से ही मौसम का सितम है। पुतिन की स्ट्रैटेजी क्लियर है, बेतहाशा हमला और यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह कर देना, जिससे कि आधा यूक्रेन जम जाए, लोगों के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प ना बचे, बेतहाशा दबाव बन जाए जेलेंस्की पर और जेलेंस्की की सभी उम्मीदें खत्म कर दी जाए। इसलिए रूस के इस कड़कड़ाती ठंड में, रूस के इस हमले से कीव में हड़कंप है, पूरे यूक्रेन में हड़कंप है। -10 डिग्री तापमान में मिसाइलों की धुआंधार बारिश है, ड्रोन की बारिश है। 7 दिन में 3200 बार रूस ने हमले किए हैं। पश्चिमी यूक्रेन पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, ड्रोन, मिसाइल, गाइडेड बम से अटैक किया जा रहा है, बिजली के ठिकानों पर बमबारी तेज कर दी गई है। कीव में 15% आबादी पर खतरा है। युद्ध को रोकने की तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं। पश्चिमी यूक्रेन पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। रूस के हमलों से कीव में हड़कंप है, ड्रोन, मिसाइल, गाइडेड बम से अटैक है। हमले देखकर कीव से कमांडर भाग खड़े हुए हैं। यहां ठंड से जान बचानी मुश्किल हो रही है, उसमें से रूस और पुतिन किसी तरह के रियायत के मूड में नहीं है। यूक्रेन की जंग में रूस ने ठंड के साथ अपनी रणनीति बदल दी है, जहां बर्फ, माइनस तापमान और जमी हुई जमीन जंग को धीमा करती है। वहीं रूस ने इसी ठंड को भी हथियार बना लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में एक नया मोर्चा खोल दिया है। -डिग्री में तापमान, रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों खेरसोन, जपरोजिया और ब्लैक सी के आसपास हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। यह वो इलाका है जो समुद्र से जुड़ा है, सप्लाई लाइन के लिए बेहद अहम है और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। रूस का मकसद क्लियर है, सप्लाई लाइन काटो, ब्लैक सी पर प्रेशर क्रिएट करो और जेलेंस्की की सेना को 2 मोर्चे पर उलझा दो। बाकी का काम ठंड कर देगी, क्योंकि ठंड में जब यूक्रेनी सैनिक ईंधन, बिजली और हथियारों की कमी से जूझेंगे तो उनके पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। और ऐसे समय में रूस ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी से लगातार हमला करता रहेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति क्लियर है, गोली से नहीं, ठंड से मारो, बिजली घर तबाह कर दो, पानी की सप्लाई ठप हो जाएगी क्योंकि जितने भी वाटर सप्लाई पाइपलाइन है सब जम जाएंगे। गैस पाइपलाइन पर हमले करो, गैस जहां पर एक्सचेंज सेंटर हैं, जो हेडक्वार्टर है, वहां हमले करो। इससे लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, लोगों को गैस नहीं मिलेगा, लोगों को बिजली नहीं मिलेगी और हजारों लोग अंधेरे में, ठंड में जिंदगी बचाने की जंग लड़ेंगे। कीव से लेकर खार्किव तक सायरनों की आवाज है और आसमान में मौत उड़ाती मिसाइलें और जमीन पर डर के साए। जेलेंस्की की उम्मीदें इस बर्फ में न सिर्फ जमती नजर आ रही हैं, बल्कि उम्मीदें बर्फ से ज्यादा ठंडी हो चुकी हैं। पुतिन का इरादा ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाने का है, जिससे जेलेंस्की पर दबाव बने, यूक्रेन पर दबाव बने और यूक्रेन पर दबाव, जेलेंस्की पर दबाव, मतलब सरेंडर, आत्मसमर्पण, युद्ध खत्म। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।